शिवलिंग है उनके जो मज़ार है उसके ऊपर एक शिवलिंग बना हुआ है जिस पर गिलाफ चढ़ा हुआ है। ये 1200 साल पुरानी दरगाह है। पहली चादर जो है एक हिंदू चढ़ाते हैं। हर एक कोस मीनार पे एक घुड़सवार तैनात होता था। ये स्ट्रक्चर केवल ये नहीं है जो आपको दिख रहा है, इसके नीचे भी काफ़ी दबा हुआ है। और ये देख रहे हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हमें इसमें देखने को मिलता है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ये मराठों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि हुई थी, जिस संधि से सोनीपत जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। एक्चुअली ये एक ASI प्रोटेक्टेड साइट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड साइट है और हमारी हेरिटेज है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं सोनीपत हेरिटेज वॉक के लिए। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हेरिटेज वॉक, तो हम आज अपनी जो धरोहरें हैं सोनीपत शहर की उनके भ्रमण करेंगे और पैदल वहाँ तक यात्राएं करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नवीन वशिष्ठ हैं जो इस यात्रा के एक हिसाब से कह लीजिए कि मेन रिसोर्स पर्सन हैं, जो हमें इन धरोहरों की बारे में बताते बताते साथ में शहर की बसावट और शहर के इतिहास के बारे में बातें बताते चलेंगे। डॉक्टर नवीन जी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सेक्टर 12 में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं और साथ में इनकी बहुत सारी किताबें भी हैं, हिस्ट्री के बारे में लिखते भी हैं। 1857 पे भी इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है सोनीपत और रोहतक के बारे में। और आज सर सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि क्या कारण है कि आपने इस हेरिटेज वॉक की शुरुआत के लिए ये मामू भांजा दरगाह को चुना? नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पत्रकार साथियों का और जितने भी यहाँ पे मौजूद लोग हैं, जनरल पब्लिक हैं और स्कूल के बच्चे हैं, कुछ हमारे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की छात्राएं हैं जिन्होंने इतना इंटरेस्ट दिखाया। और जैसे कि मनदीप जी ने पूछा कि इस मामू भांजे की दरगाह को आपने क्यों चुना, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये कोई आम दरगाह नहीं है। ये 1200 साल पुरानी दरगाह है और हज़रत मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी उनके वंशज की जो यहाँ पर दरगाह है और इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। कहानी अगर मैं बताऊँ इसकी तो ये जो 1200 साल पुरानी दरगाह है ये हज़रत इमाम नासिरुद्दीन और उनके भांजे इब्राहिम की दरगाह। अगर हम कहानी पे जाएं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरब देश से भारत में बहुत व्यापार हुआ करता था और घोड़ों का व्यापार होता था। अरब देश से भारत में, हिंदुस्तान में घोड़े मंगाए जाते थे। तो हज़रत मोहम्मद साहब के जो वंशज थे जिनका मैंने अभी नाम लिया, हज़रत इमाम नासिरुद्दीन और इब्राहिम साहब, वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए अपने 60 से 70 साथियों के साथ एक काफ़िले में चल रहे थे। और क्या हुआ कि वो अपना रास्ता भटक गए और रास्ता भटकने के कारण क्या हुआ कि उन बहुत सारे डाकू जो है उनको रास्ते में उन्होंने लूट लिया और उन दोनों का वध भी कर दिया उसमें। अब उनके शरीर वहाँ पड़े थे और अब कहानी शुरू होती है यहाँ से, इस शहर से, जहाँ के शासक थे वज़ीर राजा शिवचंद, जो कि एक गौड़ ब्राह्मण शासक थे यहाँ के, और वो कन्नौज के राजा के अधीन यहाँ पर शासन कर रहे थे और वो बचपन से ही अंधे थे। ये जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हो मामू भांजे की दरगाह, ये एक्चुअली पहले एक शिव टेम्पल होता था और वज़ीर राजा शिवचंद यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आया करते थे। यहाँ पे शिवलिंग होता था, उसमें वो पूजा करते थे और यहीं से यमुना बहा करती थी, जो आज यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक रात उनको ख्वाब आता है कि जो इमाम साहब उनके सपने में आए, जिनका वध हो चुका था, वो उनके सपने में आए और उन्होंने वो अपनी कहानी बयां की कि किस तरह से हमें डाकुओं ने लूट लिया और हमारा वध कर दिया और हमारे शरीर वहाँ पड़े हैं, और एक इल्तिजा की कि राजा शिवचंद से कि वो उनके शरीरों को यहाँ पर लाकर और विधिवत उसको दफना दें।
इस तरह की बात हुई, उन्हें ख्वाब आया। तो राजा शिवचंद ने अगले ही दिन अपने सैनिक भेजे और उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाए। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा, उनकी एक आँख की रोशनी वापस आ गई। जैसा कि सरकारी दस्तावेजों में इस तरह की बात लिखी है, एक आँख की रोशनी उनकी वापस आ गई। और फिर उन्होंने उनके शरीरों को विधिवत यहाँ पर जो दरगाह आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर विधिवत उनको दफनाया। और जैसे ही उन दोनों को दफनाया, उनकी दूसरी आँख की रोशनी भी, ऐसा बताया जाता है कि आ गई, माना जाता है ऐसा। ऐसी मान्यता है। हाँ। तो इसके बाद क्या हुआ कि राजा शिवचंद ने उन जो हज़रत इमाम साहब और उनके जो भांजे इब्राहिम, उन दोनों को यहाँ पर विधिवत दफनाया और उनकी अलग अलग कब्रें बनवाई। लेकिन कहते हैं कि जो मान्यता है, परंपरा जो यहाँ पर लोग मानते हैं कि वो अगले ही दिन वो कब्र एक हो गई। यहाँ पर हम ऊपर जाएंगे जब देखेंगे कि किस तरह से दो अलग अलग जो है कॉम्प्लेक्स बना रखे उनको दफनाने के लिए, लेकिन वो एक ही कब्र के अंदर मामा और भांजा जो है उनको दफनाया गया था। और वो शिवलिंग है, उनके जो मज़ार है उसके ऊपर एक शिवलिंग बना हुआ है जिस पर गिलाफ चढ़ा हुआ है। और तब से ही ये मान्यता हो गई। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से शरीर मंगाए थे, वो समालका और गन्नौर के बीच की बात है। तो जब यहाँ पे उनको दफनाया गया, जब उनकी कब्र एक हो गई, उसके बाद इसकी मान्यता इतनी ज़्यादा होगी क्योंकि वज़ीर शिवचंद एक गौड़ ब्राह्मण थे और एक हिंदू होने के नाते वो जो ये जो दरगाह है, इस पे जो पहली चादर चढ़ाई जाती है, जब उनके उर्स होते हैं ना, मुहर्रम के आसपास इनके मेले होते हैं और भंडारा होता है, तो वही राजा शिवचंद के जो परिवार वाले थे, जो कि आज गढ़ी ब्राह्मणा में कुछ रहते हैं और कुछ नोएडा शिफ्ट कर गए हैं, मेरा उनसे निरंतर संपर्क है, उनके पास वो फ़ोन करते हैं कि भाई उर्स है और आप पहली चादर जो है वो जो परिवार है उनका, गौतम परिवार या कंवर परिवार, उनके लोग ही पहली चादर वहाँ पे चढ़ाते हैं, जो उनके डिसेंडेंट्स हैं। तो इसकी ये मान्यता जी। तो आइए देखते भी हैं कि जो दरगाह है, आपने पूरा इतिहास बताया और साथ में बहुत सारे साथी नए भी जुड़े हैं। तो यात्रा हम लोग शुरू कर चुके हैं और अभी दरगाह के दर्शन करते हैं। तो सर, कितना यहाँ पे मतलब लोग बाग आते हैं, कितनी मान्यता है? इसकी बहुत मान्यता है। जब उर्स होता है तो यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है और ख़ास बात ये कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये। देखिए, पहली चादर जो है एक हिंदू चढ़ाते हैं और कहते हैं कि अगर कभी ये ऐसा भी प्रयास हुआ कि मुसलमान ने पहले चादर चढ़ा दी तो वो चादर हट जाती है। और एक ऐसी भी मान्यता है कि जो इस पे चादर चढ़ी हुई है, अगर लोगों की आस्था कम होगी तो चादर का जो साइज है वो कम हो जाए। अच्छा, ऐसी भी मान्यता है। अच्छा, तो ये एक हिसाब से हिंदू मुस्लिम एकता जो एकता की जीती जागती मिसाल है, ये प्रतीक है हिंदू मुस्लिम। ऐसी बहुत कम धरोहर है। तो ये दरगाह है ना, ये दरगाह है, इसके अंदर जो है दो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, लेकिन जो दरगाह है, मतलब जो कब्र है, वो एक ही है, मामू भांजे जी। और देखिए, इसी के नाम से इधर जो चौक है वो मामू भांजे चौक पड़ता है। कोई साथी कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। मतलब ये मामा भांजू है तो मामा भांजा क्यों है? ये मामा भांजा ही थे ना, ये उसके नाम से होना चाहिए। उन्हीं के नाम से शॉर्ट फॉर्म में मामू भांजे। वैसे तो हज़रत इमाम नसीरुद्दीन और इब्राहिम थे। जो हज़रत इमाम नसीरुद्दीन थे वो तो मामा थे और इब्राहिम जो उनके भांजे थे, तो उन्हीं के नाम से ये दरगाह है और उन्हीं के नाम से ये चौक है, यहाँ से आप आए। ये 1200 साल पुरानी है लगभग। और पूरे ऐसे माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जो हज़रत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसी यहाँ पे दरगाह है सोनीपत में, जो उनके सीधे वंशज की दरगाह है जी। ऐसा माना।
तो और ये हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक प्रतीक। बहुत जीती जागती मिसाल है। देखिए कि हिंदू जो हैं, जो परिवार राजा शिवचंद के जो परिवार वाले हैं, उनके जो वंशज हैं, वही आके यहाँ पे चादर चढ़ाते हैं। पहली चादर गिलाफ उन्हीं की चढ़ाते चढ़ती हैं, है। उन्हीं की चढ़ती है पहली चादर। तो ये बहुत बड़ी बात है जी। इस टाइम। ये कहाँ चोरी है वाला और काफी नए। सर ऐसा होता था, मतलब ऐसा डिजाइन डिजाइन तो होता था, नो डाउट, और उस टाइम पे पत्थरों पे ज्यादा होता था। उसी शैली में बनाया गया है। ये शैली तो देखिए उस टाइम जो मुस्लिम कला शैली थी, स्थापत्य, वही बाद में, मतलब इंडो इस्लामिक तो बाद में आया ना, यहाँ तो इस्लाम काफ़ी लेट आया ना इंडिया में। तो अच्छा, शिवलिंग जैसा कुछ बता रहे थे आप? हाँ, शिवलिंग, वो जो गिलाफ चढ़ा हुआ है उसमें। माला चढ़ा। हाँ जी। और एक, हाँ, इसके साथ एक और बताना चाहूँगा मैं, एक कहानी और है कि जब हज़रत इमाम साहब को वो सपना आया, तो सपने में उन्होंने एक व्यक्ति का जिक्र किया जिसका नाम था मेहता जौहर। मेहता जौहर जो है निरंतर अरब देश में भारत से व्यापार करने के लिए जाया करता था, और वो हज़रत इमाम साहब के परिवार से परिचित था। तो इमाम साहब ने मेहता जौहर का नाम लिया राजा शिवचंद को कि वो मेरा जानकार है। और राजा शिवचंद ने जब ये यहाँ पर दफना दिया गया उनको, मामू भांजे को, तो मेहता जौहर को अरब देश भेजा उनके परिवार तक उसकी जानकारी देने के लिए कि ऐसे ऐसे उनकी मृत्यु हो चुकी है। जी। मामू भांजे की दरगाह से जो हम यहाँ तक का सफ़र तय करके आए हैं, और तो ये कहा जाता है कि ये पहले पुराना जीटी रोड जर्नैली सड़क जो शेर शाह सूरी ने जो बनाई थी, क्या उसी रास्ते से हम चल के आए हैं? और ये अब जो सामने दिख रही है कोस मीनार, तो इसका क्या इतिहास है? देखिए, कोस मीनार जो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हाँ। कोस, हाँ। एक कोस में लगभग 4 किलोमीटर होते हैं, और कहते हैं कि हर एक कोस के बाद ये मीनार बनाई जाती थी। इसका पर्पस आप समझ लीजिए क्या था कि मुग़ल टाइम में, मुग़लों के दौर में, यानी 1526 से लेकर और 1857 के बीच में बहुत सारी ऐसी कोस मीनारें हरियाणा के क्षेत्रों में बनाई गई। जैसे सोनीपत में जो बस अड्डे के निकट आप कोस मीनार देख रहे हैं, इसका पर्पस ये होता था, ये एक तरह से लैंडमार्क होते थे कि सैनिक अगर इधर उधर हैं तो इसको देखकर वो एक जगह इकट्ठे हो जाते थे। जैसे अगर भटकाव हो जाता था, रास्ता अगर उनको नहीं समझ में आता था, तो दूर से ये कोस मीनार वो देख लिया करते थे और वो इसके आसपास इकट्ठे हो जाते थे। एक तो ये पर्पस था। दूसरा ये था कि हर एक जो कोस मीनार होती थी उसके आसपास बेंच बना होता था बैठने के लिए, विश्राम स्थल के लिए, जैसे माइलस्टोन जिसे बोलते हैं, कि यहाँ बैठकर रास्ते में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने भी प्रमुख मार्ग थे पहले, उन प्रमुख मार्गों पर कोस मीनार बनाई जाती थी ताकि यात्री यहाँ उनको पता लग सके कि लगभग वो कहाँ तक पहुँचे हैं और वो यहाँ पर बैठ के विश्राम कर सकें। क्योंकि ये एंक्रोचमेंट हो गई है बहुत ज़्यादा। ये स्ट्रक्चर केवल ये नहीं है जो आपको दिख रहा है, इसके नीचे भी काफ़ी दबाव हुआ है। इसके नीचे के अतिरिक्त इसके आसपास जो है काफ़ी बेंच वगैरह, मतलब बैठने का एक विश्राम स्थल होता था। अगर और कोस मीनारें देखें हम, तो हमें और ज़्यादा समझ में आएगा कि आसपास उसको पूरा एक स्ट्रक्चर ऐसा बना रखा था जहाँ पर लोग आराम से बैठ सकते थे, बात कर सकते थे, विश्राम कर सकते थे। और इसकी जो लंबाई है बताई जाती है 24 से लेके 30 फुट तक जो है इसकी लंबाई बताई जाती है। और लाहौर से दिल्ली जाने वाला जो मार्ग था, ऐसा माना जाता है कि वो यहीं से गुजरता था, शहर के अंदर से ही। और तभी आप देख लीजिए कि इसके बिल्कुल निकट आज का जो मॉडर्न बस स्टैंड है वो भी इसके निकट है। तो ये इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। इसके अतिरिक्त ये डाक चौकी का भी काम करता था। हर एक कोस मीनार पे एक घुड़सवार तैनात होता था जो कि शाही संदेशों को एक मीनार से दूसरी मीनार तक पहुंचाया करता था। घुड़सवार यहाँ से गया, वो दूसरी मीनार पे गया, वहाँ से संदेश वो अगली मीनार से घुड़सवार वो आगे गया। तो इस तरह से ये इसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है
पूरे हरियाणा में लगभग 50 ऐसी कोस मीनार हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी इसको इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं किया गया है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर ये मुहिम चलाए कि कोस मीनारों को प्रोटेक्ट करना है, कुछ तो प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन ऐसी कुछ हैं जिन पर एनक्रोचमेंट्स हैं, तो उन एनक्रोचमेंट्स को हटाकर और इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में लिया जाए। जी। सर ये एक पुराना सा स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर का क्या इतिहास और अब हम किस जगह खड़े हैं? जो ये स्थान है जहाँ पर हम खड़े हैं, ये स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय है फिलहाल, जो कि पहले कभी ये ब्रिटिश ज़माने की तहसील हुआ करती थी। और ये यहाँ पर जो है कारागार था, कारागार की जो बिल्डिंग है ये है, और उधर सामने जो है कोर्ट हुआ करता था ब्रिटिश ज़माने का। और ये बात है जब 1803 में एक संधि हुई थी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ये मराठों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि हुई थी, जिस संधि से सोनीपत जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था इस संधि के द्वारा। और फिर आप जानते हैं कि 1857 में जब क्रांति हुई ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के खिलाफ, तो इस रीजन का, सोनीपत रीजन का बहुत बड़ा रोल रहा। यहाँ पर अगर हम जिले की बात करें तो बहुत बृहद इतिहास हो जाएगा। बाकी कुछ नाम हैं जो बड़े प्रोमिनेंट हैं, जैसे उद्मी राम, जो लिबासपुर गांव के उद्मी राम थे, जिन्होंने अपने साथियों के साथ, जैसे रामजस और राजा राम और कुछ और साथी थे, उन्होंने मिलकर जो है अंग्रेजों से टक्कर ली, और उनको फिर काफ़ी सताया भी गया, उनको बाद में पकड़ लिया गया, पर उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इवन यहाँ के जो लोग थे उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1857 की क्रांति में यहाँ का एक तहसीलदार होता था जिसका नाम था फजले हुसैन। फजले हुसैन ने यहाँ के आसपास के लोगों को प्रताड़ित किया और उन्हें घर खाली करने के लिए कहा, क्योंकि वो क्रांति में भाग ले रहे थे। ऐसा करने से जब उन्होंने इनकार किया लोगों ने, तो फजले हुसैन ने उन पर अत्याचार किया, कई लोगों को मार दिया। तो कहते हैं कि यहाँ पे निकट ही गंज बाजार है, गंज बाजार में फजले हुसैन को फांसी पर लटका दिया था लोगों ने, और यहाँ से जो अंग्रेज थे वो भाग खड़े हुए। जो ब्रिटिश लेडीज और जेंट्स थे, यहाँ से उन बोरिया बिस्तर गोल हो गया एक बार, तो ऐसा लगा कि यहाँ से खत्म हो गए बिल्कुल अंग्रेज। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये लगभग 1861 में बनाया गया था। 1861 में हुआ क्या था कि जो हरियाणा था, मतलब पंजाब से उसको अलग कर दिया गया था और उसको दिल्ली के साथ जोड़ दिया गया था। दिल्ली की तहसील बना दिया गया था सोनीपत को। सोनीपत को, हाँ, सोनीपत को दिल्ली की तहसील बना दिया गया था। सोनीपत को पंजाब से अलग करके दिल्ली की तहसील बना दिया गया था। लेकिन जब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ, राजधानी का, हिंदुस्तान की राजधानी का जब स्थानांतरण हुआ कलकत्ता से दिल्ली, तो फिर इसको अलग करके 1912 में रोहतक जिले के साथ जोड़ दिया गया था। 1912 के बाद ये जिला नहीं था, जिला रोहतक था। जिला रोहतक था, बिल्कुल। ये उसकी तहसील हुआ करती थी। तो ये इसका इतिहास है। इसके अंदर जो चीजें हैं मैं आपको बता दूं कि कुछ कृषि यंत्र हैं बहुत पुराने। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, पुराने लोगों ने अपने जो बर्तन थे, बहुत पुराने पुराने जो बर्तन, हरियाणा की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको देखते हुए बहुत से बर्तन दान कर दिए। यहाँ पर कई सारी गैलरीज हैं, और उन गैलरीज में जैसे जो सैनिक हैं उनके बारे में भी है, और कुछ सिक्के भी हैं, मुद्रा भी है। यहाँ से बहुत सी मुद्राएं हैं, इधर उधर से लाई गई चीज़ें। हालांकि क्रोनोलॉजिकली ये एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि चीज़ें आती गई, अब उनको क्रोनोलॉजिकली लगाना, कालानुक्रम के अनुसार लगाना ये कठिन हो गया। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रहालय के रूप में विकसित हुआ है, जो कि आने वाले समय में खुल जाएगा और हम उसको देख सकेंगे। अभी हम खिजर के मकबरे में पहुंच गए हैं, और जैसा कि
तजुर्बा रहा है मेरा कि हरियाणा के किसी भी हेरिटेज साइट पे चले जाइए, वहाँ पर बच्चे खेलते ही मिलते हैं। पानीपत में इब्राहिम लोदी की जो कब्र थी उसके ऊपर भी बच्चे एक बार इधर कूद जाएं तो एक बार इधर कूद जाएं। जब यहाँ आए तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक जगह जगह पिचें बनी हुई हैं, नौजवान जो इस जो मकबरा है इसके ऊपर चढ़े हुए हैं, कोई बुजुर्ग धूप सेक रहे हैं, कोई ताश खेल रहे हैं। तो ये हरियाणा की हेरिटेज साइट्स का ये नज़ारा है। मतलब इब्राहिम लोधी की कब्र पे जब गए तो राम मोहन राय जी ने कहा कि देखिए कि किसी वक्त हिंदुस्तान के सुल्तान रहे इब्राहिम लोधी की कब्र का आज ये हश्र। ये इतना हम लोग पता नहीं क्यों सेंसिटिव नहीं हैं हमारे विरासत के प्रति। खैर सर, ये खिजर के मकबरे क्या इतिहास हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है खिजर टोम का, ख्वाजा खिजर का मकबरा कहलाता है। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंश रहे, जैसे दास वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। हम बात कर रहे हैं लोदी वंश की, जिसका जो कार्यकाल था वो लगभग 1451 से 1526 तक था। लोदी वंश के एक शासक थे सिकंदर लोदी, जो 1489 से 1517 तक उन्होंने शासन किया। सिकंदर लोदी के दरबार में एक अमीर थे, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल अमीर थे वो। उनका नाम था दरिया खां सरवानी। दरिया खां सरवानी के पुत्र थे ये ख्वाजा खिज्र। और देखिए, एक बहुत ही प्रभावशाली अमीर होने के कारण उनके घर में सब सुख सुविधाएं थी, लेकिन ही रिनाउंस ऑल दोज वर्ल्डली थिंग्स और ही वाज इन सर्च ऑफ ट्रुथ। तो सारा कुछ छोड़ के वो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। और वो एक, क्योंकि उस टाइम आप जानते हैं कि सूफी आंदोलन चल रहा था, उस सूफी आंदोलन के प्रभाव में आ गए थे और उन्होंने सब कुछ छोड़कर वो आध्यात्म की तरफ चले गए थे। और ऐसा माना जाता है कि वो जितने भी लोदी शासक हुए, बेशक इब्राहिम लोदी भी, उनके वो आध्यात्मिक सलाहकार भी रहे, लेकिन कभी रियल टाइम पॉलिटिक्स में वो कभी भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और यहाँ पर वो आते थे और लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर बड़ी उनके पास जादुई शक्तियाँ होती थी और लोग उनसे बड़े मुतासिर होते थे उनकी शख्सियत से, और लोग उनके पास आते और उनकी मन्नतें भी पूरी हो जाती थी। कहते हैं कि कुछ मैजिक चार्म्स और स्पेल्स, कुछ जादुई शक्तियाँ वो दिखाए भी करते थे। तो लोग काफ़ी मुतासिर थे और उनके पास वो काफ़ी पूजनीय थे। और जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के बाद ये जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है ये इब्राहिम लोदी के समय में हुआ। जो सरकारी दस्तावेज हैं उनके अनुसार 7 सितंबर 1522 को ये निर्माण कार्य इसका शुरू हुआ, मकबरे का, ख्वाजा खिजर। क्योंकि सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक शासन किया उन्होंने। तो इब्राहिम लोदी ने वो जो ख्वाजा खिजर थे उनकी मान्यता को देखते हुए 7 सितंबर 1522 को इस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू किया और 19 मई 1524 को इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। और ये देख रहे हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हमें इसमें देखने को मिलता है। और इसके अंदर हम जाएंगे तो ख्वाजा खिजर और उनकी पत्नी को इधर दफनाया गया था। और हम देखेंगे कि साथ में 2 छोटी छोटी कब्रें हैं। ऐसा माना जाता है सूफी लोग बिल्ली पाला करते थे, तो जब बिल्ली की मृत्यु हुई तो बिल्लियों को भी यहाँ पे दफना दिया गया। अलग अलग मान्यताएं हैं। और इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि पक्के फूलों के रंगों का प्रयोग हुआ है। इसके अंदर रंगीन जो आपको चित्र देखने को मिलेंगे, फूल पत्ती से जो चित्रकारी है, तो इंडो इस्लामिक शैली का ये बहुत ही जीता जागता बड़ा अच्छा नमूना है। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। काफ़ी मान्यता है, यहाँ पे लोग आते हैं, दिए जलाते हैं, धागे बांधते हैं, उनकी कहते हैं कि मन्नत भी पूरी हो जाती है। एक्चुअली ये एक ASI प्रोटेक्टेड साइट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड साइट है और हमारी हेरिटेज है और एक सिंक्रेटिक कल्चर का एक खास नमूना है। बेसिकली जब मैं इस शहर में आया आज से 8 साल पहले, तब इसमें हर तरफ लाइटें लगी हुई थी, एक सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ पे मैन करने के लिए, और जो पार्क भी बड़ा वेल मेंटेन्ड था, बड़े फूल पौधे वगैरह लगे हुए थे अच्छी तरह, जिस तरह ताजमहल में देखते हो। सो
ये मतलब मुझे लगता है कि ये मतलब एक तरह से डिज़ाइंड केयरलेसनेस है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक केयर ऑफ इट, मतलब इसको एक हेरिटेज है और यहाँ की जो लोकल सिविल सोसाइटी है वो भी उसको थोड़ा सा सेंसिटाइज होना चाहिए कि ये हमारी साझा विरासत का हिस्सा है, एक सिंक्रेटिक कल्चर है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जी, अभी हम अंदर आए हैं तो ऊपर चमगादड़ों की आवाज़ें आ रही हैं और साथ में चमगादड़ों ने अपने आराम गाह भी बना रखी है। मेरा नाम याना है, मेरे को घूम के बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम जसमिंदर है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ दीनबंधु छोटराम यूनिवर्सिटी साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी। और घूम के ऐसा लगा कि हम घूमने के लिए बाहर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, लेकिन हमारे आसपास इतना है कि जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता। मेरा नाम रुस्तम है, सोशल एक्टिविस्ट कह सकते हैं, अलग अलग मुद्दों पे बात करते रहते हैं शहर की। तो बड़े आभारी हैं हम सर के, नवीन सर के, कि मतलब हमें हमारे जैसे बोला जाता है कि दीपक तले अंधेरा, तो वो था बेसिकली। हम इसी शहर में रहते थे लेकिन इतनी हमारी रिच हेरिटेज है उसके बारे में हमें नहीं पता। मेरा नाम कश्मीर और मैं बेसिकली टीचर हूँ मैथमेटिक्स का। मुझे 48 साल मेरी उम्र है अभी, तो 40 से ज़्यादा मुझे साल यहाँ रहते हुए हो गए। पर मैं जितनी जगहों पे आज गया हूँ तो मैं पहली बार सोनीपत की उन जगहों पे पहली बार गया हूँ इन 40 साल में। इसके लिए आप सबका शुक्रिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम मीराम है। मेरा नाम शिल्पिया और मैं 9th क्लास में हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम इशिता है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन में बैचलर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। और नवीन वशिष्ठ सर हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और यहाँ के नई चीज़ों को एक्सप्लोर करके मेरे को बड़ा अच्छा लगा। जो हमने आज ऐतिहासिक स्थल देखे, मैं उसके पास से गुजर जाती थी, लेकिन ये कभी ख्याल नहीं आया कि अंदर भी जाके मैं एक्सप्लोर करूँ उन चीज़ों को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपांशी और अभी मैं मेरी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। तो मुझे आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट मैं खुद चाहती हूँ कि मैं हर जगह जाऊँ और चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ। मैंने ये तो सुना था बचपन से, मामा भांजा चौक। मुझे कभी सोचा ही नहीं मैंने कि वो मामा भांजा चौक क्यों है। तो आज मैं जब उस दरगाह गई तो मुझे पहली बार उस नाम की अहमियत का पता चला।